अस्सलामु अलैकुम। आइए इस शानदार कहानी में एक साथ होता लगाएं। अरे यार, आज कल मैं अब्बासी दौर पढ़ रहा हूँ और यकीन करो ये इतना दिलचस्प है कि मैं तुम्हें सारा दिन इस बारे में बताता रहूँगा। तुम जानते हो इस्लामी तारीख में उस दौर का क्या मकाम है। ये इल्म, फन और सकाफत का ऐसा उरूज था कि उसका मुवाजना शायद ही कोई और दौर कर सके। यानी एक ऐसा जमाना जहां साइंस, अदब, फलसफा, मामारी सब कुछ एक नई बुलंदियों पर पहुंच गया। सोचो, इससे पहले अरब का तस्वुर अक्सर सहरा के कबीलों और जंगजुओं तक महदूद था। फिर आते हैं अब्बासी खलीफा अबू जाफर अल मंसूर और बगदाद की बुनियाद रखी जाती है। ये कोई मामूली शहर नहीं था, बल्कि दुनिया का एक ऐसा मरकज बन गया जहां इल्म व दानिश का नूर चमकता था। उस वक्त खलीफा हारून अल रशीद के दौर हुकूमत को भी याद रखना चाहिए। ये ज़माना दास्तानों और अफसानों में भी जिंदा है। बाद के अब्बासी दौर ने सिर्फ सियासी तौर पर नहीं, बल्कि सकाफती तौर पर भी एक ज़बरदस्त इनकलाब बर्पा किया। इन्होंने बीत अल हिकमा नामी एक बेमिसाल किताब खाना और तर्जुमा का मरकज़ कायम किया। यहाँ यूनानी, फारसी, संस्कृत और दीगर ज़ुबानों के महानून तसानीफ को अरबी में तर्जुमा किया जाता था। यकीन करो, उस वक्त इल्म की भूख इतनी ज्यादा थी कि हर तरफ किताबें और तोमार पाए जाते थे। यहाँ यूनानी फलसफा, तिब, रियाजी, जोग्राफिया सब कुछ अरबी जबान के जरिए दुनिया के कोने कोने में पहुँच रहा था। अब सोचो, ये तर्जुमे का काम इतना आसान नहीं था। ये एक बड़ा मंसूबा था जिसके लिए मुख्तलिफ ममालिक से उलमा, मुतरजमीन और मुसन्निफीन को बगदाद बुलाया गया। यूनानी फलसफा जैसा कि अरसतू और बकरात का काम इस्लामी दुनिया के लिए बिल्कुल नया था, लेकिन अब्बासी उलमा ने इस इल्म को जज़्ब किया, इस पर गौर किया और इस पर मज़ीद तहक़ीक़ की। कई बार तो उन्होंने यूनानी नज़रियात पर अपनी तनक़ीद भी पेश की और नई दरियाफ़तों से आगे बढ़े। मिसाल के तौर पर अलकंदी, अल-ख्वारिज़मी, इब्न सीना और राज़ी जैसे नाम आज भी इल्मी दुनिया में बड़े एहतराम से लिए जाते हैं। अलकंदी ने रियाज़ी और फ़लसफ़े में अहम काम किया। अल-ख्वारिज़मी ने अलजबरा की बुनियाद रखी। इब्न सीना, अवीसीना ने तिब में अल-क़ानून फ़िल तिब जैसी मरका अल-आरा किताब लिखी जो सदियों तक तिब्बी तालीम का एक अहम हिस्सा रही, और राज़ी ने कीमिया और तिब में बेशुमार तहक़ीक़ें की। ये सिर्फ साइंस ही नहीं थी जो तरक्की कर रही थी, अदब और फ़न भी अपने उरूज पर थे। अब्बासी दौर ने फ़ारसी अदब को भी बहुत फ़रोग़ दिया और उस वक्त फ़ारसी अदब की शानदार रिवायात का आगाज़ हुआ। मामारी का तो जिक्र ही किया जाए। बगदाद के अजीम उश्शान महल और मसाजिद आज भी अपनी खूबसूरती से दिल चुराते हैं। इस्लामी फ़न तामीर के क्लासिकी अंदाज का आगाज़ इसी दौर में हुआ। हनदसी नक्श व निगार, खुशनवैसी और मुजस्समा साजी सब कुछ एक नई पहचान रखता था। मुझे याद है मैंने एक किताब में पढ़ा था कि अब्बासी दौर में एक ऐसा समाजी माहौल था जहाँ इल्म और दानिश की कद्र बेहद की जाती थी। किताबें लिखना, पढ़ना और इल्म से मुस्तफ़ीद होना मुअज़्ज़ज़ काम समझे जाते थे। और यही वजह थी कि इस दौर ने इल्म और सकाफ़त के ऐसे मुजज़्ज़ात पैदा किए जो आज भी हमें हैरान कर देते हैं। लिहाजा ये सिर्फ एक सियासी दौर नहीं था, बल्कि इंसानी तारीख़ का एक बहुत अहम बाब था। ये एक ऐसा दौर था जिसने इल्म, फ़न और सकाफ़त की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये बात समझना ज़रूरी है कि ये सब कुछ एक ख़ास माशरती और सियासी माहौल की वजह से मुमकिन हुआ, और ये सब कुछ आप और मेरे लिए बहुत सारी बातें सिखाता है।
सोचने की ताकतें कैसी होती हैं और इंसानी तलाश की महदूदियत क्या होती है। तुम्हें क्या लगता है, ये दौर इतना अहम क्यों है? मुझे जरूर बताना। चलो, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जो तारीख के औराक में सोने के हुरूफ से लिखी गई है। ये कहानी है अब्बासी दौर की, जिसने दुनिया को इल्म, फन और सकाफत के ऐसे मोती अता किए कि आज भी उनकी चमक दमक हमें हैरान करती है। सोचो, एक ऐसा जमाना जहाँ इल्म का शौक हर घर में मौजूद था, जहाँ फनकार अपनी तख्लीक से दुनिया को रंगीन कर रहे थे और जहाँ सकाफत की खुशबू हवा में महक रही थी। ये सब कुछ कैसे शुरू हुआ? ये बात तकरीबन 8वीं सदी ईस्वी की है, जब इस्लामी दुनिया में एक नई सल्तनत ने जन्म लिया, अब्बासी खलीफा हारून अल रशीद के दौर में। इससे पहले अमवी खलीफा का दौर था, लेकिन अब्बासी खलीफा ने इल्म और सकाफत को फ़रोग़ देने की एक नई तहरीक शुरू की। ये तहरीक इतनी बड़ी थी कि उसने पूरे दुनिया के नक़ूश को बदल दिया। ये कोई मामूली तब्दीली नहीं थी, ये एक इनकलाब था। सोचो, एक अजीम उश्शान सल्तनत, जिसके ज़ेर साया बेशुमार कौमें और मज़ाहिब आबाद थे। यहाँ यूनानी, फ़ारसी, सरयानी, हिंदी और अफ्रीकी उलमा, फ़लसफ़ी और फ़नकार एक दूसरे के साथ इल्म के तबादले में मसरूफ़ थे। खलीफा की सरपरस्ती में बेशुमार किताबों का तर्जुमा किया गया। यूनानी फ़लसफ़ा, इल्म रियाज़ी, तिब, फ़ल्कियात, हिंदसियात, ये सब अरबी ज़बान में मुंतक़िल हुए और फिर दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी फैल गए। बात बीत वाले हकमत की करें, ये एक अजीम इल्मी मरकज़ था, जहाँ उलमा रात दिन इल्म के ख़ज़ानों को खोलने में लगे रहते थे। ये कोई मामूली लाइब्रेरी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा मरकज़ था जहाँ बहस व मुबाहसे का माहौल हर वक्त कायम रहता था। यहाँ बेशुमार किताबें, दस्तखत और इल्मी तहक़ीक़ का ज़ख़ीरा मौजूद था। और बस किताबें नहीं, बल्कि तजुर्बा गाहें भी, जहाँ साइंसदान नए इजादात और कशिफ कर रहे थे। और फ़न, सोचो, बेमिसाल इमारतें, जो कि आज भी हमें अपनी शान व शौकत से हैरान करती हैं। मस्जिदों के शानदार गुंबद, महल्लात की खूबसूरती, बागों की दिलकश आराइश, सब कुछ एक नई दुनिया की तस्वीर पेश कर रहा था। कालीग्राफी की बेमिसाल महारत, चीनी मिट्टी के बर्तनों की नाजुक कारीगरी, टेक्सटाइल की रंगीनी बनावट, ये सब अब्बासी फनकारों की महारत का सबूत थे। मौसीकी का भी अपना अनोखा एहसास था, बेमिसाल साज़ और सरगोशियाँ जो दिल को मोह लेती थीं। शायरी का दौरान भी बहुत ज़बरदस्त था, बेनज़ीर शेर और गज़ल जो आज भी हमें अपने जज्बे से मुतासिर करती हैं। बुज़ुर्ग शायर और उदबा ने अपनी तख्लीक़ात से दुनिया को महज़ूज़ किया। और बात सकाफ़त की करें, एक ऐसी सकाफ़त जो गैर मामूली थी, एक ऐसी सकाफ़त जिसने मुख्तलिफ मज़ाहिब और कौमियतों को एक मंच पर जुमा किया और आपस में गुफ्तगू और ताउन का माहौल बनाया। इल्म की तरक्की, फ़नून लतीफ़ा का अनोखा इम्तिज़ाज और एक बहुत बड़ा माशरती बनावट, यही तो अब्बासी दौर की मखसूसियत थी। लेकिन ये दौर हमेशा के लिए नहीं रहा। बाद में बहुत सी सियासी और मुआशी बदलियां आए और अब्बासी सल्तनत के ज़वाल का आगाज़ हो गया। ताहम उस दौर का असर मेहरबान आज भी दुनिया के कोने कोने में नज़र आता है। इल्म, फ़न और सकाफ़त के उन गैर मामूली कशिफ और इजादात की वजह से हम आज जिस मकाम पर हैं, इस में अब्बासी दौर का बहुत बड़ा हिस्सा है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी सुनकर इतना ही लुत्फ़ आया होगा जितना मुझे सुनाते वक्त आया। ये एक ऐसा दौर था जो सिर्फ तारीख़ का एक हिस्सा नहीं, बल्कि एक ऐसा वाक़या था जिसने दुनिया के रुख को ही बदल दिया।
अरे यार, बात हो रही थी अब्बासी दौर की। माँ, ये तो इतना वसी मौजू है कि इस पे घंटों बात की जा सकती है। हमने तो अभी तक सिर्फ इसकी इब्तिदा और इब्तिदाई उरूज का ही जायजा लिया है, लेकिन अब बात शिद्दत इख्तियार करती है। आओ, अब्बासी दौर के उन दरमियानी अबवाब को देखते हैं, जहाँ इल्म, फन और सकाफत ने एक ऐसा उरूज पाया कि तारीख आज भी इसकी धूम मचाती है। सोचो, खिलाफत राशिदा के बाद एक ऐसा जमाना आया जहां इस्लाम की सरहदें मुसलसल फैल रही थीं। ये अब्बासी दौर था, एक ऐसा दौर जिसने दुनिया के नक्शे को ही बदल कर रख दिया। और इस तब्दीली का एक अहम सबब था इल्म का प्यासा माहौल। तुमने हारून और रशीद और मामून का नाम जरूर सुना होगा। ये दोनों अब्बासी खुलफा इल्म के बहुत बड़े सरपरस्त थे। इन्होंने एक ऐसे मकाम की बुनियाद रखी जहां हर तरह के उलमा, फलासफर, अदबा और फनकार जुमा होकर अपने इल्म और महारत का इजहार कर सकते थे। यहाँ यूनानी उलूम का तर्जुमा हो रहा था, जदीद नज़रियात पर बहस हो रही थी, और एक ऐसा माहौल पैदा हो रहा था जिसने दुनिया को एक नया मयार दिखाया। बीत अलहकमत की बात करो, ये एक ऐसा इदारा था जहाँ उलमा जुमा होकर मुताला, तहकीक और तर्जुमा करते थे। यूनानी कुतुब को अरबी में तर्जुमा करने की बड़ी सहूलत मिली, जिसके ज़रिए यूनानी फ़लसफ़ा, रियाज़ी, फ़ल्कियात और तिब इस्लामी दुनिया में फैल गए। ये किताबी ख़ज़ाना एक बहुत बड़ा वसाइल था इल्म की तरक्की का। और बात सिर्फ किताबों तक महदूद ना थी। उस दौर में एक बहुत बड़ा नेटवर्क बन गया था उलमा और मुहक्किकीन का। ये लोग एक दूसरे से जुड़े हुए थे, एक दूसरे के आरा से मुतासिर हो रहे थे और मिले जुमा करके नए नए नज़रियात को जन्म दे रहे थे। तुम तसव्वुर करो, ये एक ऐसा दौर था जहां अलजबरा जैसी रियाजी का निज़ाम ईजाद हुआ, जिसने रियाजी के दुनिया में इनकलाब ला दिया। तिब की दुनिया में भी बहुत बड़ी तरक्की हुई और नई नई दवाइयाँ और इलाज के तरीक़े दरियाफ्त किए गए। फल्कियात की दुनिया में नए नए नज़रियात सामने आए, और इस सब की वजह थी इल्म के लिए यकसा मोहब्बत और इसके लिए मुनासिब माहौल। फ़न और सकाफ़त भी इस उरूज से बेनसीब न रहे। इस्लामी फ़न का सुनहरी दौर था ये। मस्जिदों, महल्लात और किताबों की तज़ीन व तकमील की एक नई बुलंदी पर पहुंच गई थी। इमारत साजी के बेनज़ीर नमूने बने। खत्ताती की शक्ल के उरूज को देखो, वो एक फ़न था, एक इल्म और एक अक़ीदा। खुलासा ये कि अब्बासी दौर के दरमियानी अबवाब एक ऐसा दौर थे जहाँ इल्म, फ़न और सकाफ़त ने एक बहुत बड़ा उरूज पाया। ये इस्लामी तारीख़ का एक सोने का दौर था, जिसने दुनिया को बहुत कुछ दिया। आज भी हम इस दौर की यादगारों से फैज़ याफ्ता हैं। और इतना ही नहीं, उस दौर ने एक ऐसी बुनियाद रखी जो आज भी हमारे लिए मुफीद है। तो ये तो बस एक छोटी सी झलक थी इस अजीम दौर की। अगर हम मज़ीद गहराई में जाएं तो हम बहुत सारी दिलचस्प बातें सीख सकते हैं। क्या तुम्हें कोई मखसूस चीज़ जानने में दिलचस्पी है उस दौर के बारे में? हम इस पे भी बात कर सकते हैं। अरे यार, बात तो चल रही थी अब्बासी दौर की शान व शौकत की। कितना ज़बरदस्त ज़माना था ना। इल्म का सूरज तुलू हवा, फ़न ने नई नई बुलंदियों को छुआ, और सकाफ़त का ऐसा रंग बरंगा पर्दा छाया कि आज तक लोग इसकी दास्तानें सुनाते नहीं थकते। लेकिन हर शे का एक अंजाम होता है ना। तो आओ, आज बात करते हैं इस अजीम दौर के ज़वाल की कहानी की। कैसे वो उरूज से ज़वाल की जानिब गामज़न हुआ। सोचो, बगदाद, एक ऐसा शहर जो इल्म का मरकज़ बन चुका था, जहाँ मशरिक़ व मग़रिब के उलमा, फ़लसफ़ी, फ़नकार इकट्ठे होकर नए नए दरियाफ़्तों में मसरूफ़ थे।
हजारों किताबें तर्जुमा हो रही थीं। यूनानी फ़लसफ़ा, हिंदुस्तानी रियाज़ी, ईरानी अदब, सब कुछ अरबी ज़बान में ढल रहा था और पूरी दुनिया में फैल रहा था। मस्जिदों के साथ साथ बड़े बड़े किताबखाने भले भले इल्म से पुर थे। यूनिवर्सिटियां कामयाब तालिब इल्मों से गूंज रही थीं। फन, मामारी, पेंटिंग, कालीग्राफी सब अपनी औज पर थे। खिलाफत का असर दुनिया के कोने कोने में महसूस हो रहा था। लेकिन ये उरूज हमेशा के लिए नहीं चल सका। कई वजूहात थीं इस सवाल की। एक बड़ी वजह थी खिलाफत की कमजोरी। जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा, अब्बासी खलीफों की इख्तिदार कम होने लगा। इनके दरमियान इख्तिलाफ और इख्तिदार की लड़ाइयों ने खिलाफत को कमज़ोर करना शुरू कर दिया। बड़े बड़े अमीर और सिलातीन अपनी अपनी सल्तनत का दावा करने लगे और इनके दरमियान जंग ने मुल्क को तबाह करना शुरू कर दिया। एक और अहम वजह थी मुग़ली हमले। 12वीं सदी में मुग़लों की तबाहकुन फ़ौजों ने बगदाद और उसके आसपास के इलाक़ों को तबाह कर डाला। इन्होंने कुतुब खानों को आग लगा दिया, अलमी मराकिज़ को बर्बाद कर दिया और 1 करोड़ से ज़्यादा लोग मारे गए। ये एक ऐसा वाक़या था जिसने अब्बासी दौर के ज़वाल में अहम किरदार अदा किया। ये वो वाक़या था जिसने उस दौर के उरूज की यादों को हमेशा के लिए दफन कर दिया। इसके अलावा मुआशी बेअसतीसनी भी एक अहम वजह थी। जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा, अब्बासी खिलाफत की मुआशी हालत भी खराब होती गई। ज़्यादा टैक्स और बेज़मीर हकामों की बदउनवानी की वजह से लोग मुश्किलात का सामना करने लगे। ये तमाम चीज़ें मिलकर अब्बासी खिलाफत को कमज़ोर करने में मददगार हुई थीं। और एक बात और, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ज़वाल एक दिन में नहीं आता। ये एक तवील और तदरीजी अमल होता है, जिसमें कई वजूहात मौजूद होती हैं। अब्बासी दौर की खातिमा भी ऐसा ही था। ये एक ऐसा दौर था जिसने इस्लामी दुनिया में इल्म, फ़न और सक़ाफ़त के नए उरूज को जिनो दिया। लेकिन अंदरूनी और बैरूनी दबाव ने इस अजीम दौर के ख़ात्मे की राह हमवार कर दी। यानी एक तरह से ये कहानी ये बताती है कि किस तरह एक अजीम तहज़ीब के ज़वाल के पीछे कई वजूहात काम करती हैं और किस तरह अंदरूनी और बैरूनी दोनों दबाव एक तहज़ीब के अंजाम को मुतासिर कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखना ज़रूरी है कि अब्बासी दौर की वरासत आज भी हमारे साथ है। इसके इल्म और फ़न के असरात आज भी दुनिया में दिखाई देते हैं। ये एक ऐसा दौर था जिसने दुनिया को बेशुमार तोहफ़े दिए हैं और इसकी याद हमेशा तक जिंदा रहेगी। चलो यार, आज बात करते हैं एक ऐसे दौर की जिसकी धूम आज भी तारीख के औराक में महफूज है। बात है अब्बासी दौर की, जो इस्लामी तारीख का एक ऐसा सुनहरी बाब है कि जिसका जिक्र होते ही आँखों के सामने इल्म, फ़न और सक़ाफ़त का एक शानदार मंजर उभर आता है। ये दौर इतना अजीम क्यों था? इसका अंदाज़ा तो इस बात से ही हो जाएगा कि उसने दुनियाई इल्म को किस कदर मुतासिर किया। सोचो, एक ज़माना था जब बगदाद दुनिया का सबसे बड़ा शहर था, इल्म का मरकज़ था। यहाँ मुख्तलिफ ममालिक के लोग आते थे, इल्म सीखने के लिए, नए ख़यालात से रोशनास होने के लिए। यहाँ किताबों की दुकानों की तादाद इतनी ज़्यादा थी कि आप हैरान रह जाएंगे। किताबों की नक़ल व इशात का निज़ाम इतना मुनज़्ज़म था कि दुनिया भर में इल्म की रोशनी फैलती गई। ये सब अब्बासी खुलफ़ा की हिकमत अमली का नतीजा था। उन्होंने इल्म की कदर की, उलमा को सरपरस्ती दी और बेमिसाल तालीमी इदारे कायम किए, जैसे बीत वाले हकमत सिर्फ नाम ही नहीं, ये एक ऐसा इदारा था जहां यूनानी, फ़ारसी, हिंदी और दीगर उलूम की किताबों का तर्जुमा किया जाता था। यहाँ तबीब,
रियाजी दान, फलसफी, फल्कियात दान सब एक छत के नीचे काम करते थे। ये सिर्फ तर्जुमा नहीं बल्कि इल्म का एक वसी समंदर था। यहाँ यूनानी फ़लसफ़ा का मुताला किया जाता था। अरस्तू और बकरात जैसे अजीम मुफ़क्रियन के कामों को समझा जाता था और उनसे नई नई दरियाफ्तें की जाती थीं। और तबीयत, यकीन जानिए, अब्बासी दौर में तबीयत में इतनी तरक्की हुई कि आज भी इसके असरात महसूस होते हैं। जबकि यूरोप में अभी अंधेरा था, मुसलमान तबीबों ने तिब्बी साइंस की बुनियाद रखी। अल-राज़ी, इब्न सीना, ये ऐसे नाम हैं जो आज भी तिब्बी दुनिया में इज़्ज़त व एहतराम से याद किए जाते हैं। उनकी किताबें सदियों तक तिब्बी तालीम की बुनियाद रहीं। उन्होंने नई नई दवाइयाँ ईजाद की, नई तिब्बी तरीक़े वज़ा किए और बीमारियों की तशख़ीस के जदीद तरीक़े दरियाफ़्त किए। रियाज़ी, फ़ल्कियात, ये दोनों शुबों ने भी अब्बासी दौर में नई बुलंदियों को छुआ। अलजबरा का नाम सुना है आपने? ये लफ्ज़ ही अरब ज़बान से लिया गया है। ख़ारज़मी, एक अजीम रियाज़ीदान, जिसने अलजबरा को एक मुस्तक़िल इल्म के तौर पर कायम किया। फ़ल्कियात में भी बहुत तरक्की हुई। मुसलमान फ़ल्कियात दानों ने बहुत से ऐसे आलात ईजाद किए जो आसमान के राज़ों को समझने में मददगार साबित हुए। इन्होंने सितारों की हरकतों का मुताला किया और बहुत से फ़ल्कियाती नज़रियात पेश किए। और फ़ुनून लतीफ़ा, ये दौर फ़ुनून के लिए भी एक सुनहरी दौर था। इमारत साज़ी, नक्काशी, ख़त्ताती, मौसीक़ी, सब शुबों में बेमिसाल तख़लीक़ात पैदा हुए। बगदाद, दमिश्क, क़र्तबा, ये ऐसे शहर थे जहाँ फ़न का रंग हर तरफ फैला हुआ था। मसाजिद की खूबसूरती, मुहल्लिमों की तामीर, किताबों की आराइश, ये सब उस दौर की अज़मत की गवाही देते हैं। तो अब्बासी दौर, इल्म, फ़न और सक़ाफ़त का उरूज आज के मुसलमानों को क्या सिखाता है? ये सवाल बहुत अहम है। मैं समझता हूँ कि सबसे पहली बात कि ये दौर हमें याद दिला देता है कि इल्म की कद्र करना कितनी ज़रूरी है। उस दौर में इल्म को मज़हब से जोड़ कर देखा जाता था, उसे अल्लाह का अतिया समझा जाता था। इससे हमें ये सबक मिलता है कि अगर हम इल्म की राह पर चलें, तरक्की करेंगे और अपनी कौम को तरक्की याफ्ता बनाएंगे। दूसरी बात कि इस दौर ने हमेशा के लिए दुनिया को इल्म का एक नया रास्ता दिखाया। यहाँ ये दिखाया गया कि मुख्तलिफ तहजीबों, मुख्तलिफ उलूम को मिलकर किस तरह एक नया इल्म पैदा किया जा सकता है। आज भी हमें मुख्तलिफ सक़ाफ़तों से सीखने की ज़रूरत है, नए ख़यालात को कबूल करने की ज़रूरत है। तीसरी बात कि अब्बासी दौर हमें याद दिलाता है कि हम एक अजीम तहजीब के वारिस हैं। हमारे आबाओ इजदाद ने इल्म व फ़न के मैदान में जो कुछ किया है, वो हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। हमें अपनी तारीख़ का मुताला करना चाहिए, अपनी तहजीब से शनासा होना चाहिए ताकि हम अपनी शनाख्त को कायम रख सकें। आखिर में ये कहना चाहूँगा कि अब्बासी दौर सिर्फ़ एक तारीख़ी दौर नहीं, बल्कि एक ऐसा जज्बा है जो हमें आज भी इल्म, फ़न और सक़ाफ़त की तरक्की के लिए काम करने की हिम्मत दे सकता है। हमें इस दौर से सबक सीखना चाहिए और अपनी कौम को दोबारा इस उरूज की तरफ ले जाने की कोशिश करनी चाहिए। ये एक चैलेंज है, लेकिन एक ऐसा चैलेंज जिसे अपनी तारीख़ से सबक सीख कर ज़रूर पूरा किया जा सकता है। खुदा हाफिज़, अल्लाह हम सबको बरकत दे। आज की कहानी यही थी।